हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से आइडिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है आपके ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से है, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है 20 to 25 ईयर्स के प्री और मेंस के, उसके हिसाब से ये एनालिसिस मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि जो भी डिस्कशन हो वो क्रेडिबल रहे और ऑथेंटिक रहे, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा मैं रेलेवेंट चीज़ें आपको पढ़ा सकूँ। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों से जुड़ सकते हैं। मैं सजेशन देता हूं कि हमेशा फाउंडेशनल कोर्स से ही जुड़े, जिसमें हम आपको जो भी सिलेबस है उसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट होगा फॉर प्री एंड मेंस, और जो भी गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप इसमें भी एनरोल होकर अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ों को डिटेल में जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो पहला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग फ्लैश फ्लड्स इन उत्तराखंड, लीव फॉर डेड। सो कल जो फ्लैश फ्लड देखा गया उत्तराखंड में, तो ये आर्टिकल उसके बारे में जिक्र कर रहा है कि किस तरीके से आपके जो डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर या फिर आपके नेचुरल कैलेमिटीज आती है, उसकी वजह से किस तरीके से एक जगह का जो आपका पॉपुलेशन है, उसकी इकोनॉमी है, उसका सोसाइटी है, उसके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, ये आर्टिकल उसको डिस्कस कर रहा है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल, देन अगेन जीएस पेपर 3 में ही डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस आपका एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें की टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है कि फ्लश जो फ्लड है वो क्या है। सडन एंड रैपिड फ्लोइंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। तो जब सडन उसका फ्लो होने लगता है, तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है काफ़ी हिली एरिया है, उत्तराखंड का जो एरिया है। तो इससे क्या होती है, अब जब बारिश होती है, बारिश से क्या होती है आपकी, या फिर क्लाउड बर्स्ट जब होता है, क्लाउड बर्स्ट मतलब किसी जगह में एक साथ आपका बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होना, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो वाटर है वो नीचे आपके आने लगता है, डाउन स्ट्रीम को फ्लो होने लगता है, और उससे क्या होती है आपकी जो शहर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिजास्टर हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो खीर गंगा रिवर है उसके रीजन में आपका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, और खीर गंगा रिवर में किस तरीके से जो आपकी वाटर है वो बढ़ गई है। ओके, और उसमें जब आपका डिजास्टर आया है तो उसमें रोल कौन प्ले करेगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो आपका बॉर्डर एरिया है उसमें आईटीबीपी बॉर्डर को प्रोटेक्शन देता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ओके, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, तो जो आईटीबीपी है ये आपकी क्या करती है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के समय पे वर्क करती है। तो इसमें लगभग आपके 9 आर्मी पर्सोनेल जो है उनके भी मिसिंग होने की खबर है। ओके, और 20 लोगों को आपका फर्स्ट 3 आवर में रेस्क्यू किया गया है, और 60 से 70 लोग जो कॉमन पीपल है वो अभी भी आपके मिसिंग है। तो देख सकते हैं कि डिजास्टर का किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। तो अभी फ्लैश फ्लड के ऊपर ओके, इसका रीजन पूछ लिया जा सकता है कि क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आपका क्लाइमेट चेंज। ओके, और फ्लैश फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ आपका जो हम लोग जो नेचुरल टेरेन है, जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, उसमें जो पेड़ पौधे हैं जिसको काट रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, या फिर जो पेड़ पौधे जो आपके जंगल होते हैं वो जो वाटर को रोकते हैं, वो जो नेचुरल बैरियर है वो नहीं बन पा रहा है। ओके, तो वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये जो आर्टिकल है आपका मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्रीलिम्स में क्लाउड बर्स्ट क्या है, फ्लैश फ्लड रेफर्स टू, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ओके, तो अभी जब हम इसका फिलोसॉफिकल बेसिस देखेंगे तो हमें क्या देखना होगा, एनवायरमेंटल एथिक्स को ध्यान में रखना होगा। जब भी हम कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको इस तरीके से करना होगा कि उससे कम से कम आपकी नेचर का डैमेज हो, उससे कम आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो। ओके, तो उसको ध्यान में रखना होगा, मतलब एनवायरनमेंट को इंक्लूसिव तरीके से देखना होगा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बाकी जो आपका एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, अर्थात जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है,
ओके, उसको हमें मिटिगेट करना होगा बाय इकोसेंट्रिज्म, कि हमें जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, उसका ध्यान रखना होगा, उसको आपका चोट नहीं पहुंचाना होगा। ओके, तो वो सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर कर्मा एंड धर्मा के बारे में भी हम देख सकते हैं इसमें फिलोसफी में, कि मेन का जो वायलेशन है, ओके, जो मैन वायलेट करते हैं आपका नेचर का, इसमें मेंस नहीं होगा, मैन होगा, MEN। ओके, मैन का जो वायलेशन है ऑफ नेचुरल धर्मा लीड्स टू कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी देख सकते हैं कि ये जो आपका फ्लड का सिचुएशन है, इसमें बहुत दूर तक एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी है, ह्यूमन मेड कॉजेज भी है। तो हमें क्या करना होगा, जो ह्यूमन कॉजेज की वजह से जो आपके इस तरीके के हम डिजास्टर्स देख रहे हैं, उनको मिटिगेट करना होगा। ओके, तो डैम फेलियर होना, लेवी का फेलियर होना। ओके, फिर इसी के साथ आप और एक कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का जो फ्लड आता है, जो हम हाल ही में हमने सिक्किम में देखा था। ओके, तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या करना होगा, इनको मिटिगेट करना होगा। और ये अभी जो भी है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, या फिर आपका क्लाउड बस्ट है, या फिर फ्लैश फ्लड है, इसका रैपिड ऑनसेट होता है, हाई वाटर वेलोसिटी रहती है, काफ़ी स्पीड से वाटर आती है, लिटिल और नो वार्निंग हमें देखने को मिलता है, और हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है। ओके, तो जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो इनको ऐसे एक एक लाइन में, एक एक पॉइंट में हमें लिखना होगा, और थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाइन। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बाकी इम्पैक्ट क्या होता है फ्लैश फ्लड का ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर। ओके, तो ह्यूमन लाइफ्स लॉस होती है, कैजुअलिटीज़ देखी जाती है, इंजरी देखी जाती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, होम, ये सभी डिस्ट्रॉय होते हैं। और ये जब अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इकोनॉमी में भी हम जो क्रॉप है उसका लॉस देख सकते हैं, लाइफ स्टॉक का लॉस देख सकते हैं, टूरिज्म को ये काफ़ी नेगेटिवली हिट करता है। ओके, एनवायरनमेंट में अगर देखें तो इरोजन होता है, टॉप सॉइल का लॉस होता है, इकोलॉजिकल डैमेज होते हैं, वाटर का पोल्यूशन होता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। साइकोलॉजिकली देखें तो जो ट्रूमा होता है वो लोगों के अंदर देखा जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका एक ट्रूमा लोगों के अंदर रहता है। तो उसके लिए हमें क्या है, जो पोस्ट डिजास्टर है, उसके पोस्ट डिजास्टर के बाद आपका जो लोग आपके सफ़र किया था, जो लोग फ्लड के विक्टिम रहे, उनको आपका ट्रूमा काउंसिलिंग, ओके, मेंटल जो ट्रूमा है उसको हटाने के लिए काउंसिलिंग देना भी काफ़ी ज़रूरी है। ओके, बाकी इसमें कौन से इंस्टीट्यूशन है जो रोल प्ले कर सकते हैं, तो आपको वे फॉरवर्ड में इनका नाम भी लिखना होगा। NDA में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल वाटर कमीशन है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसरो है। तो ये सभी को क्या करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। सैटेलाइट मैपिंग किया जा सकता है बाय इसरो, इसी मैपिंग का जो डेटा है उसको लेके प्लानिंग कर सकती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, CWC, IMD बेटर फोरकास्ट करके लोगों को अर्ली वार्निंग दे सकती है। ओके, तो इन पॉइंट में हमें इस क्वेश्चन को लिखना है। बाकी एक क्वेश्चन हमने दिया है और उसका जो पॉसिबल आंसर है वो भी इसमें दिया है। NDA में जो भी चीज़ें अभी हमने पढ़ाई इसमें, वो उसको इसमें मेंशन कर दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी वे फॉरवर्ड में आप ये जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है, इनके आप जो सजेशन है वो सुझाव में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया फिलीपींस रिलेशन। तो इंडिया और फिलीपींस के बीच का जो रिलेशन है वो किस तरीके से एलिवेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओके, इन एन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो हाल ही में आपके फिलीपीन के जो आपके प्रेसिडेंट है वो इंडिया के दौरे में है, और इसी दौरान आपके दोनों देशों के काउंटर पार्ट के बीच में बहुत सारी डिस्कशन हुई है, और बहुत सारे आपके दिशाओं में कोऑपरेशन के लिए दोनों ने हाथ मिलाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला तो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करना दोनों देश के बीच में, कोऑपरेशन इन डिफेंस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में। ओके, तो ये सेंट्रल पिलर रहेंगे इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। देन आपके ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन करना, ताकि डिजास्टर रिलीफ दिया जा सके, सर्च एंड रेस्क्यू साथ में किया जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके एक दूसरे का। ओके, फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी कहा गया है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा, ताकि दोनों देश क्या करें, बेटर जो ट्रेड आपकी अपॉर्चुनिटीज है उनको सीख कर सके। इसी के साथ इंडिया ने अनाउंस किया है E2
टूरिस्ट वीज़ा का, ताकि हमारे देश में जो टूरिज्म का फुटफॉल है उसको बढ़ा के आपका एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। ओके, फिर क्रिमिनल एंड लीगल असिस्टेंस की भी बात की गई है, एंड ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजन, तो जो नॉट प्रिजन प्रिजनर्स, तो जो सेंटेंस प्रिजनर है एक दूसरे के देश में उनको ट्रांसफर करने की भी बात कही गई है। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो उसके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट को लाया जा सकता है। फिर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर भी डेवलप किया जाना है इंडियन ओशन रीजन में। ओके, बाकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या होता है, इनको थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, जो टर्म्स है इनको एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इन्हीं दिशाओं में क्या है, दोनों देश के बीच आपका कोऑपरेशन होना है। तो अभी चैलेंजेस क्या क्या है इस कोऑपरेशन में? नंबर 1 आपका क्या है, जियोपॉलिटिकल जो सेंसिटिविटीज़ है। ओके, कि एक आपका जो टाई है उसको बैलेंस करना एशियन के साथ, चाइना के साथ एंड वेस्ट के साथ। ओके, तो अभी चाइना का क्या है, आपका रिलेशन जो है फिलीपाइंस के साथ खराब है, तो इसमें अभी अगर हम बेटर रिलेशन करते हैं तो चाइना का रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, तो ये एक चैलेंज है। फिर आप दोनों देश के बीच में क्या है, लॉजिस्टिक गैप देख सकते हैं, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है दोनों देश के बीच में, तो इसमें हमें अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है, टूरिज्म को बढ़ाना है, तो हमें डायरेक्ट फ्लाइट अर्थात डायरेक्ट कम्युनिकेशन का व्यवस्था को रखना पड़ेगा। फिर डेटा सोवरेनिटी कंसर्न्स भी इसमें देखे गए हैं, क्योंकि दोनों देश ने क्या किया है, आपके डेटा शेयरिंग में भी और डिजिटल कनेक्टिविटी में भी ध्यान दिया है। तो इसमें जो डेटास होंगी, जो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र होंगी, तो उस डेटा को किस तरीके से आपका हैंडल किया जाएगा, उसको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो ये सभी चीज़ें थोड़ी सी चैलेंज रह सकती है इसमें। फिर लीगल जो कंपैटिबिलिटी है, जो आपका जो प्रिजनर्स है जेल में जो बंद है एक दूसरे के, तो उनको कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके, उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लेक्सेस देखे जा सकते हैं। बाकी इसका लीगल आपका लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल अगर बेस देखें तो आप रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ओके, तो हम अगर रियलिस्ट अप्रोच से देखें तो अगर चाइना को काउंटर करना है, चाइना का जो मैरीटाइम असर्टिवनेस है इन साउथ चाइना सी थ्रो 9 डैश लाइन एंड 10 डैश लाइन, जिसकी वजह से फिलीपींस के साथ उनका क्या है, एक आपका 1-to-1 कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम फिलीपींस के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, ताकि हम चाइना का जो असर्टिवनेस है ग्रोइंग उसको हम काउंटर कर सकें। ओके, और कंस्ट्रक्टिविज्म के जरिए देखें तो बिल्डिंग जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं, नॉर्म्स थ्रू शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, लिबरलिज्म के आपके पर्सपेक्टिव से देखें तो लिबरलिज्म क्या कहता है, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को, ओके, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को, इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन बन सकता है, और इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा और डिफरेंट बहुत सारे टॉपिक है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है। तो ये आपका एक चाइना का जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, जिसके तहत चाइना क्या करना चाह रहा है, आपके ग्लोबल लेवल में कनेक्टिविटी बनाना चाह रहा है थ्रू आपका मैरीटाइम रूट्स, स्पेशली इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कहते हैं इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और इसी के काउंटर में इंडिया डायमंड ऑफ नेकलेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो हम डायमंड का नेकलेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब और एक बड़ा आपका घेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसके, अगर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है तो इससे भी बड़ा घेरा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमें फिलीपींस जैसे जो देश है उनका मदद हमें मिलेगा। फिर जो आपका साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, ओके, तो ये लगभग फिलीपींस के साथ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होकर रखा है, वियतनाम के साथ है, मलेशिया के साथ है। तो इन सेगमेंट में इन देशों को हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट करके चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो इसमें इंडिया फिलीपींस का कनेक्शन एक आप उसका एंगल एक देख सकते हैं। फिर जो एशियन है, तो एशियन क्या है, एक आपका रीजनल ग्रुप है 10 मेंबर का, जिसको 1967 में फॉर्म किया गया था। तो एशियन जो समूह है, तो उसके साथ हमारा जो रिलेशन है इंडिया का, वो हम और बेटर कर सकते हैं। तो एशियन के साथ बेटर करना, प्लस एशियन के जो 10 नेशन है इंक्लूडिंग फिलीपींस, तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। फिर जो बीमस्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इससे भी हम जुड़ के एशियन से एक बेटर कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा बीमस्टेक का मेंबर नहीं है फिलीपींस, ओके, इंडिया इसका मेंबर है। बाकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो हमने ऑलरेडी देखा ही है कि आपके एशियन नेशंस के साथ रिलेशन अच्छा करना, और इसी के साथ आपके सागर इनिशिएटिव, क्वाड एंगेजमेंट। ओके, तो क्वाड में हम क्या कर सकते हैं, आपका फिलीपीन को भी इंक्लूड कर सकते हैं एज ए ऑब्जर्वर मेंबर। अभी तो क्वाड में 4 नेशन है आपके, इंडिया है, यूएसए है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द 16 फाइनेंस कमीशन कैन कैटलाइज
क्लाइमेट गवर्नेंस। तो अभी 16 फाइनेंस कमीशन जो है फॉर्म हो गया है, उसको आपका जो मैंडेट है वो दे दिया गया है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि किस तरीके से जो आपका नेट सेंट्रल का जो टैक्स आता है, ओके, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई है, तो उसको डिवाइड करने के लिए स्टेट के बीच में, सेंटर टू स्टेट, फाइनेंस कमीशन फॉर्म किया जाता है हर 5 साल में अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी फाइनेंस कमीशन क्या करता है, जो आपका स्टेट का डिफरेंट स्टेट का जो डिफरेंट आपका मांग है उसको पूरा करता है, और जो डिवीजन करता है फाइनेंस कमीशन, उसमें आपका पॉपुलेशन कितना, फॉरेस्ट कवर है, ओके, आपका कितना पर कैपिटा इनकम है, इन सभी चीज़ों के बेसिस में जो नेट सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस है उससे डिवीजन को करता है, ओके, उसको उससे पैसे को क्या करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से ट्रांसफर करेगी वो फॉर्मूला बताता है। तो इसमें एक अलग मुद्दा मेंशन किया है कि 16 फाइनेंस कमीशन को क्लाइमेट गवर्नेंस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ओके, ताकि क्या किया जा सके, स्टेट लेवल पे ही, हर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट आपका बेटर फाइनेंस को रिसीव करे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस फाइनेंस कमीशन जो मैंडेट है उसके अंडर, और जो आपकी क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसी है, ओके, या फिर जो ग्रीन ट्रांजिशन है टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज, ओके, और टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस और टू बिकम नेट जीरो बाय 2070, उसमें मदद कर सके। तो इसमें फाइनेंस कमीशन का जो रोल है उसको इंश्योर करने के लिए इस आर्टिकल में सजेशन दिया गया है। तो अभी आप जब लिखेंगे कि किस तरीके से हम नेट जीरो अचीव कर सकते हैं बाय 2070, ग्रीन ट्रांजिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मदद कर सकती है, तो उसमें हम फाइनेंस कमीशन का जो रोल है उसको मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो इसीलिए कहा गया है कि जो टैक्स डिवोल्यूशन होगा उसमें क्लाइमेट का इंपेरेटिव को इग्नोर नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करके चलना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन दिया है कि द 16 फाइनेंस कमीशन हैज अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन कैटलाइजिंग इंडियाज क्लाइमेट गवर्नेंस डिस्कस। तो इस तरीके से सीधा सीधा 16 फाइनेंस कमीशन को क्लाइमेट के साथ जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ओके। तो एक तो पहला हमें नेशनल कार्बन अकाउंटिंग अथॉरिटी बनानी है कि हर स्टेट से आपका कितना कार्बन रिलीज हो रहा है, ओके, उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, आपके ग्रीन लेवीज लगा सकते हैं, या फिर ग्रीन टैक्स हम लगा सकते हैं, या फिर कार्बन टैक्स लगा सकते हैं, ओके, ताकि हम क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके। तो इस तरीके का जो सजेशन है वो 16 फाइनेंस कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है, ओके, टू इम्पोज ऑन स्टेट गवर्नमेंट। और इसी के साथ सेंटर स्टेट के बीच में एक क्या है, बेटर फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस करके ग्रीन ट्रांजिशन को और बेटर किया जा सकता है। तो ये सभी जो आपकी सजेशंस है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आधार, डिजिटल फोरसाइट गेव अस आइडेंटिटी लीडरशिप। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये आर्टिकल मैंने इसलिए लिया है कि कोई जब नया चीज़ डेवलप होता है तो उसको लेके क्या होता है, बहुत सारी आपकी प्रोटेस्ट देखी जाती है, बहुत सारा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अभी जब आधार लाया गया था, ओके, जिसमें आपका एक डिजिटल आइडेंटिटी दिया जाएगा और आपका जो बेटर सर्विस डिलीवरी है, स्पेशली सोशल वेलफेयर स्कीम के जो बेनिफिट है उसको आपके टारगेटेड तरीके से दिए जाएंगे, और जो फेक बेनिफिशियरी है, बोगस बेनिफिशियरी है, उनको आउट किया जाएगा ताकि स्टेट एक्सचेकर के ऊपर ज़्यादा आपका लोड ना पड़े। तो जब आधार आया था तब इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, बहुत सारी चिंता जताई गई थी अबाउट प्राइवेसी एंड ऑल, और उसके ऊपर आपका जो पुट्टास्वामी जजमेंट है, ओके, आधार का केस को लेके ही है, तो उसके तहत हमारा राइट टू प्राइवेसी भी हमको इंश्योरेंस आपका एश्योरेंस मिला कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है बाय दी गवर्नमेंट, ताकि जो भी डिजिटल डेटा कलेक्ट की जाती है थ्रू आधार उसको प्रोटेक्टेड तरीके से रखा जाए और उसका मिसयूज़ ना हो। तो वो एक मुद्दा आपका आ गया कि हमने जो आधार के वजह से ही हमें राइट टू प्राइवेसी का जो राइट है वो मिला, ताकि हमारी जो भी डिजिटल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्टेड रखी जा सके। लेकिन आधार जो एक समय पे आपका इसका नेगेटिविटी दिखाया जा रहा था या फिर इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उसको आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि जब हम कोई नया टेक्नोलॉजी लाते हैं तो सोसाइटी हो या फिर सिविल सोसाइटी हो उसको लेके स्केप्टिकल होती है, लेकिन बाद में देखा जाता है कि जब वो रेजिस्टेंस को पार करके आगे बढ़ता है तो उससे हमें बहुत सारी बेनिफिट देखने को मिलती है। तो अभी जो जैम ट्रिनिटी है, जनधन आधार मोबाइल, उसके वजह से क्या हुआ है, हमारे जो आपके पहले जो एम्बेजलमेंट होते थे, करप्शन होते थे, प्रॉपर जो बेनिफिशियरी है उसको पैसे नहीं मिल पाते थे, लेकिन अभी क्या है, जनधन आधार मोबाइल के तहत हर बेनिफिशियरी को उनके अकाउंट में पैसे डायरेक्ट प्राप्त हो जाते हैं। तो इससे इसमें क्या है, स्पेशली आधार का जो पॉजिटिव है उसको दिखाया है,
ओके, तो वही चीज़ मैं इसको बताने के लिए इस आर्टिकल को इंक्लूड किया। तो इसमें क्वेश्चन को देख के आप इस आंसर को करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बिल्ड रेडीनेस अगेंस्ट राइजिंग डर्टी वार रिस्क। तो क्या है डर्टी वार रिस्क? ओके, तो आज के समय पे क्या है, एक समय था जो आपका कन्वेंशनल वॉरफेयर होता था जिसमें सिर्फ गोला बारूद की ही इस्तेमाल होती थी या फिर बंदूक का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज के समय पे क्या है, बहुत डर्टी तरीके का वार किया जा सकता है। कैसे? बाय यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, रेडियोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स। तो इसका डर अभी क्या है, हर देश को सताता है, जो आपका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह यूज़ किया जा सकता है कि एक देश का पूरा पॉपुलेशन को ही वाइप आउट कर दिया जा सकता है। तो इसके लिए अभी ज़रूरी क्या है, हम जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, तब हम बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ओके, और उसी बायोलॉजिकल डिज़ास्टर के अंदर हम इस तरीके के जो बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स है जिनको इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है, एक देश की पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया जा सकता है। तो इस तरीके के जो थ्रेट है, इसके लिए हम किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या है, इसमें आपकी जो सुझाव है वो दी गई है। तो पहला तो हमें समझना है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है। जो मास पॉपुलेशन, जो एक पॉपुलेशन है उसको लार्ज नंबर पे डिस्ट्रक्ट कर सकती है, इतना लीथल वेपन है। तो अभी ये स्टेट से तो हमें डर है ही, कोई स्टेट इसको अटैक करेगा बोल के, लेकिन इसी के साथ क्या है, स्टेट तो फिर भी रेस्पॉन्सिबल एक्टर है। जो नॉन स्टेट एक्टर है, जो टेररिस्ट है, उसके हाथ में अगर ये वेपन्स आ जाते हैं तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक कंसर्न वाली बात है। काफ़ी डर्टी जो वार है वो छिड़ सकता है। तो इसीलिए क्या करना है आपका, इसके लिए देश को प्रिपेयर रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में, ओके, फिर पॉलिटी में, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहती हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और सेकेंडली इसके लिए रेडी रहना, वे फॉरवर्ड इसका क्या होगा कि हमें नेशनल CBRN प्रिपेयर्डनेस प्लान को बनाना है। ओके, उसमें सिविलियंस को भी इंटीग्रेट करना है, अपग्रेड करना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो प्रोटोकॉल है CBRN डिजास्टर्स को लेके, ओके, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर डिजास्टर्स को लेके, और इसको लेके मॉक ड्रिल करवानी काफ़ी ज़रूरी है। फिर सिविलियन एजुकेशन कैंपेन को आगे चलाना बहुत ज़रूरी है। बायोसेफ्टी लेवल प्रोटोकॉल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशंस करने काफ़ी ज़रूरी है। फिर इंटरनेशनल जो लॉ एंड ट्रीटीज़ है उनको स्ट्रेंथन करना काफ़ी ज़रूरी है। और डिसेंट्रलाइज रेस्पॉन्स सिस्टम को बनाना काफ़ी ज़रूरी है। और कम्युनिटी लेवल पे रेजिलियंस लाना भी ज़रूरी है अंडर दिस डिसेंट्रलाइज रेस्पॉन्स सिस्टम। ओके, और इसमें एक क्वेश्चन प्लस इसका प्रोबेबल जो पॉसिबल चीज़ें आ सकती है उसका आंसर दिया गया है। तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, ओके, फॉर फ्यूचर मेंस। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल बात करता है इंडियाज इकोनॉमिक रेजिलियंस गार्ड्स अगेंस्ट टैरिफ थ्रेट। तो अभी जो टैरिफ का थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है और जो फाइन लगाने की थ्रेट या फिर सैंक्शन लगाने की थ्रेट देखने को मिल रही है, स्पेशली फ्रॉम USA, जिसने ऑलरेडी 25% का टैरिफ लगाया है। और अगर फ्यूचर में हम रिलेशन रखते हैं विद कंट्रीज़ लाइक रशिया या फिर उनसे आर्म्स परचेस करते हैं लाइक S-400 मिसाइल, तो हमारे ऊपर सैंक्शन लग सकता है। और इसी के साथ हम अगर ऑयल परचेस करें तो यूरोपियन यूनियन ने थ्रेट किया है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैंक्शन लगाएगा। तो इसमें अभी ये आर्टिकल बात कर रहा है कि जो भी सैंक्शन का डर है या फिर टैरिफ का डर है वो इंडिया को ज़्यादा नहीं सताएगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी रेजिलिएंट है। ओके, इंडिया की इकोनॉमी, आप एग्रीकल्चर में कल एक आर्टिकल हमने देखा था कि लगभग 40% जो है यील्ड है वो बढ़ा है कंपेयर टू 2015। ओके, इसी के साथ सेकेंडरी जो सेक्टर है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रही है थ्रू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अंडर मेक इन इंडिया। ओके, देन आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा रही है। सेकेंडली आपका जो एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव है वो भी दिया जा रहा है। ओके, और जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है वो किया जा रहा है विद डिफरेंट नेशन। सो लाइक अभी हाल ही में आपका साउथ अमेरिका, फिर आपके अफ्रीकन रीजन में हमारे देश के काउंटर पार्ट ने दौरा किया और उसके तहत डिफरेंट आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की ताकि हम कोऑपरेशन करके अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर सके। और इन जो आपके देश है US जैसे देश, उनसे उनका जो शॉक है उसको हम एब्जॉर्व कर सके। ओके, तो हमारा देश काफ़ी रेजिलिएंट है और हमारे देश के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट होता है, तो उससे वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।